gracious and the most merciful. My name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, हम लोगों ने अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं. आज हम 4th चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है द सेल. आज हमने इसका फर्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करना है. और सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें 2-3 लाइनों में सेल की तारीफ करवाई गई है, सेल का तारुफ करवाया गया. वो क्या है कि सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन सेल की कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये तो हम शुरू से इस डेफिनेशन को पढ़ते आ रहे हैं, हम सबको इस चीज़ का पता है कि सेल ही फंक्शनल यूनिट है ज़िंदगी का और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का. नेक्स्ट ये बताया गया है कि सेल वो स्मॉल यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाता है. उसके बाद ये बताया गया है कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का. सेल ही है जो बिल्डिंग ब्लॉक है जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को बनाने में सबसे पहली चीज़ क्या है, सेल है हमारे पास. नेक्स्ट हम अब जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी. सेल थ्योरी की इमर्जेंस कहाँ से हुई, वो स्टार्ट कहाँ से हुई, उसके ऊपर रिसर्च और इम्प्लीकेशंस क्या थी इस सेल थ्योरी के अंदर. इम्प्लीकेशन से मुराद होता है किसी चीज़ का मुज़मिर होना, किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाया जाना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना. इम्प्लीकेशन का ये मतलब होता है इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी. हमने आज इसकी डिटेल को इंशाल्लाह पढ़ना है. इसके अंदर हमारे पास 9 साइंटिस्ट हैं. उन 9 साइंटिस्ट ने किस किस साल के अंदर अपना वर्क परफॉर्म किया, हमने उन सालों को भी देखना है कि वो कौन से थे और याद भी करना है. साइंटिस्ट के नाम हमें पता होने चाहिए और उन्होंने जो काम परफॉर्म किए थे वो भी हमें पता होने चाहिए. बहुत आसान है ये टॉपिक. इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. इसके अंदर से आपको ये सारा टॉपिक इमर्जेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी लिखना पड़ सकता है और ये पहले कई बोर्ड्स के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है. इसलिए इसको हमने बहुत आसान तरीके से इसकी डिटेल को पढ़ना है. आपने ध्यान से समझना है. बहुत आसान है, ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन जिस तरह हम इसको याद करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत आसान लगेगा. ध्यान से इसकी चीज़ों को समझना है और मैं आपको लास्ट पे एक फार्मूला भी बताऊंगा जिसके तहत आप इसको फिंगर टिप्स पे इस पूरे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1665 के अंदर अपनी ही बनाई हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एक पुराने से दरख्त की बार्क को स्टडी किया. अपनी ही बनाई हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप से वो क्या देखते हैं, उस बार्क के अंदर वो जो छाल लेते हैं दरख्त की, उसके अंदर कंपार्टमेंट्स उन्हें नजर आते हैं. कैसे कंपार्टमेंट्स, जैसे हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है, उन्हें उस तरह के कंपार्टमेंट्स उस बार्क के अंदर नजर आते हैं और वो उन कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम देते हैं. वो उन्हें क्या नाम देते हैं, उन्हें सेल का नाम देते हैं. उन कंपार्टमेंट्स को, वो जो उन्हें खाना नुमा स्ट्रक्चर नजर आते हैं जैसे हनी कॉम्ब में होते हैं, वो उसको किस चीज़ का नाम देते हैं, सेल का नाम देते हैं. रॉबर्ट हुक 1665 में. इसके बाद अगली जो 1-2 सदियां गुजरती हैं उसके अंदर कुछ खासा काम इस थ्योरी पे नहीं किया जाता. उसके बाद कब ये काम होता है, 1800 फिर से इस पे काम शुरू होता है. और फिर क्या हम देखते हैं कि साइंटिस्ट अपना जो एक अपनी जो मुशाहिदा है उसको बताते हैं. वो क्या है, लॉरेंस ऑकन, इन्होंने 1805 में ये कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेसिकल्स या सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट हैं. ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल. सारे ऑर्गेनिजम्स या तो सेल और वेसिकल से ओरिजिनेट हुए हैं और या सेल और वेसिकल पे मुश्तमिल है सारे ऑर्गेनिजम्स. ये लॉरेंस ऑकन ने 1805 के अंदर ये वेसिकल और सेल्स के बारे में बताया था कि सारे ऑर्गेनिजम्स या तो ओरिजिनेट हुए हैं, निकले ही वेसिकल और सेल से हैं, ओरिजिनेट उनसे हो रहे हैं, या कंसिस्ट करते हैं या मुश्तमिल हैं वेसिकल्स और सेल के ऊपर. ये किसने कहा था, लॉरेंस ऑकन ने 1805 के अंदर. इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क. इन्होंने 1809 में एक बात की. इन्होंने कहा कि सारे ऑर्गेनिजम्स
उनके पार्ट्स, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, या वो एज अ होल किससे बने हैं? सेलुलर टिश्यू से। ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलर टिश्यू, या मुकम्मल ही वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं? सेलुलर टिश्यू से मिलकर बने हैं। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो जिंदा नहीं रह सकता जब तक कि उसके पार्ट्स जो हैं वो सेलुलर टिश्यू से मिलके ना बने हो, या वो मुकम्मल सेलुलर टिश्यू से मिलके ना बना हो। नो बॉडी कैन हैव लाइफ, कोई भी चीज जिंदगी नहीं पा सकती जब तक कि उसके पार्ट्स जो हैं वो सेलुलर टिश्यू से ना मिलके बने हो, या वो एज अ होल सेलुलर टिश्यू से मिलके ना बना हो। ये किसने कहा था? जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क ने 1809 में। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। वो क्या करते हैं? उन्होंने 1831 के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया है। उन्होंने ये कहा कि जो रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि सेल एक खाली स्ट्रक्चर है, उन्होंने इसकी बात को चैलेंज किया और ये बताया कि सेल खाली नहीं है बल्कि उसके अंदर एक हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया 1831 में। उसके बाद दो साइंटिस्ट आते हैं, एक ज़ूलॉजिस्ट हैं, एक बॉटनिस्ट हैं, दोनों जर्मन हैं, थियोडर शेवान एंड श्लीडन। थियोडर शेवान एंड श्लीडन। शेवान जो है वो ज़ूलॉजिस्ट हैं और श्लीडन जो है वो बॉटनिस्ट हैं। श्लीडन बॉटनिस्ट हैं और शेवान ज़ूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 1839 और 1838 के अंदर सेल थ्योरी पेश की थी, और इसके अंदर उन्होंने एक दो अहम बातें बताई थी। वो ये कि सेल तीन चीजों पर मुश्तमिल है। एक तो न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द लिक्विड मटेरियल है जिसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया गया, और एक मेम्ब्रेन है सेल के इर्द गिर्द जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा गया। उन्होंने बताया सेल मेम्ब्रेन है जो प्रेजेंट है सेल के इर्द गिर्द, और उसके बाद ये बताया कि एक और भी हार्ड स्ट्रक्चर है सेल के इर्द गिर्द जिसको उन्होंने सेल वॉल का नाम दिया, और ये बताया कि सेल वॉल तमाम सेल्स में नहीं पाई जाती बल्कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है सेल वॉल। वो किसने बताया था हमें? इन्होंने, थियोडर शेवान एंड श्लीडन ने। इन्होंने सेल थ्योरी जो दी थी वो बहुत अहम थी और उसने बायोलॉजी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। उस थ्योरी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, और सेल ही है जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत अहम है जिसने बायोलॉजी की फील्ड में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विर्चू, ये आए थे 1855 में। विर्चू, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत अहम एक हाइपोथेसिस पेश किया जिसने उस वक्त के एक बहुत मेन हाइपोथेसिस को चैलेंज किया, और कॉन्स्पायरेसी भी बनी इस ये हाइपोथेसिस के ऊपर। उन्होंने क्या कहा कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इससे मुराद है कि एक सेल जो बनता है वो प्रीवियस सेल्स में डिवीजन से बनता है। तो ये किसने बताया? विर्चू ने 1855 में उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इससे मुराद कि एक सेल जो बन रहा है वो पिछले सेल की डिवीजन उसमें होती है तो एक नया सेल बनता है। इसने किस हाइपोथेसिस को गलत साबित किया, किसको चैलेंज किया? सॉरी, ए बायोजेनेसिस, जो उस टाइम बहुत हाई क्लास की एक हाइपोथेसिस थी उन दिनों में। ए बायोजेनेसिस, जिससे मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसको, इस थ्योरी ने चैलेंज किया, इस हाइपोथेसिस ने, कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसने किसको चैलेंज किया? ए बायोजेनेसिस की हाइपोथेसिस को, कि ये नहीं हो सकता कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बने हो, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही डिवीजन से एक नया सेल जो है वो पैदा होता है पिछले सेल की डिवीजन से। ये किसने बताया? विर्चू ने। इसके बाद लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट आते हैं 1862 में। उन्होंने विर्चू की इस बात को सही प्रूव किया। वो कैसे सही प्रूव किया? इन्होंने बैक्टीरिया की डिवीजन दिखाई कि कैसे, इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया जो पैदा होता है वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन से नया बैक्टीरिया पैदा होता है, उनके अंदर डिवीजन होती है, फिर एक बैक्टीरिया में डिवीजन से नेक्स्ट बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है। इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में ये करके विर्चू की उस हाइपोथेसिस को ठीक साबित किया। किसने? लुईस पास्चर ने। लास्ट पे हमें ऑगस्ट वाइजमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1880 के अंदर ये बताया कि लिविंग सेल्स जो है वो उनका एक बेसिक ओरिजिन है। ऑल लिविंग सेल्स हैव अ
बेसिक ओरिजिन, वो एक ओरिजिन से तमाम लिविंग सेल्स निकले हैं, क्योंकि लिविंग सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं। लिविंग सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे से मुशाबियत रखते हैं। इसीलिए सेल्स जो है, ऑगस्ट वाइजमैन ने ये बताया कि सेल जो है वो उनका एक ओरिजिन है, वो एक ओरिजिन से माखज हुए हैं। और क्यों एक ओरिजिन से माखज हुए हैं? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रक्चर्स और मॉलिक्यूल्स सिमिलर हैं। इसके बाद हमें कुछ डिटेल्स बताई गई हैं कि सेल्स बेशक एक दूसरे से डिफर भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सी चीजें हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं। उनकी कंपोजिशन मिलती है, उनका स्ट्रक्चर मिलता है, उनके फंक्शंस एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए सेल्स डिफर भी करते हैं एक दूसरे से, लेकिन मुशाबियत भी रखते हैं। लास्ट पे हमें एक बात ये बताई गई है कि सेल ना सिर्फ स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं बल्कि फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के अंदर। दोनों रोल्स प्ले करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने साइंटिस्ट के नेम्स और ईयर्स को देखा है। इसके अंदर एक आसान तरीका ये है कि इन सारे साइंटिस्ट को इस तरह याद किया जा सकता है। ये जो मैंने ये 5-6 अल्फाज लिखे हैं, अगर आप इनको याद कर लें, रल्ज रदर लॉ, रल्ज रदर लॉ, इस तरतीब से ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम परफॉर्म किया था। ये जो टी है ये थ्यूडर शेवॉन और शेल्डन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये आर रॉबर्ट हुक को, लॉरेंस ओकन को, एल जे जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क को, रॉबर्ट ब्राउन, थ्यूडर शेवॉन एंड शेल्डन, रॉबर्ट रुडोल्फ विर्चुस एंड लुइस पास्टर, ऑगस्ट वाइजमैन। इस फार्मूले के तहत आप इन सब को तरतीब से याद कर सकते हैं। रल्ज रदर लॉ, इसको इस तरह अगर आप पढ़ेंगे रल्ज रदर लॉ, तो आपको ये सारे इस तरतीब से साइंटिस्ट याद हो जाएंगे। और ये टी जो है ये दो साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, थ्यूडर शेवॉन एंड शेल्डन को। और ये सारे जो ईयर्स हैं ये बहुत अहम है। सबसे पहला जो ये ईयर है ये आपने याद रखना है कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने 1665 में अपना वर्क परफॉर्म किया था। बाकी सब ने 18th सेंचुरी के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर 1805, 1809, 1831, 1838, 39 एक तरतीब से ये ईयर्स हैं। अगर आप इनको एक दफा देखेंगे ध्यान से तो आपको इंशाल्लाह ये सब याद हो जाएंगे। और बाकी इनके काम है, एक दफा अगर आप ध्यान से इसको समझ के रीड करेंगे तो ये सारे आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। इसमें कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम सेल थ्योरी के सेलेंट फ्यूचर्स को डिस्कस करते हैं और यहाँ पे जरा उनकी पॉइंट्स को पढ़ते हैं एक एक करके। स्टूडेंट्स, उस सारी साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद हमारे पास ये सेल थ्योरी आती है जिसके ये 3 पॉइंट्स हैं जो सारी साइंटिस्ट की उन सालों की मेहनत का खुलासा है। ये 3 पॉइंट्स हैं, बहुत अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये आपने याद करने। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ये पहले दोनों पॉइंट्स के शुरू में आता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल सेल्स। ऑल दोनों के शुरू में आता है, इस तरह आपको ये याद रहेगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, एक या एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल है। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पिछले सेल में डिवीजन से एक नया सेल वजूद में आता है, बनता है। उसके बाद सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो पूरे पिछले लेक्चर में हम पढ़ते आए हैं कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और फंक्शनल यूनिट भी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को भी बनाता है और उनके अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उसका जिम्मेदार भी कौन है? सेल है। आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ जिसके अंदर हमने सेल के बारे में पढ़ा है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि कितने साइंसदानों ने किस किस वक्त में क्या क्या वर्क परफॉर्म किया, और हमने सेल थ्योरी की डिटेल्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका आज के टॉपिक में इस चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन में कोई भी क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइंस शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।